हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबके लिए गैलेक्सी क्लासेस एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जहां यूपी पीसीएस आरओ का सफलता बैच ऑनलाइन कम ऑफलाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका डेमो क्लास आपको दिस डे 7, 8, 9 दिसंबर को आप 5:30 PM पर लाइव दे सकते हैं और हमारे रीजनल सेंटर पर आकर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी। साथ ही आपको 10 दिसंबर को एक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां आपके रैंक के आधार पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट 50% तक हो सकता है। और इस संदर्भ में कोई आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आरओ के एग्जाम में यदि आप देखें तो हिंदी के साथ साथ जीएस का बहुत ही बड़ा रोल है। पीटी में करीब 140 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं और मेंस में भी करीब करीब 120 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत देखें तो जीएस के अंतर्गत सोशल साइंस और साइंस ये दो भागों में बटा होगा, राइट। सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आते हैं। और इन सब के साथ करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। यूपी स्पेशल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सारे सब्जेक्ट के अपने अपने क्या हैं, रोल हैं और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि आपकी तैयारी स्ट्रेटजी के साथ है, सिस्टमेटिक वे में है, यदि आप लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, तो सक्सेस के चांसेस अपने आप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इस संदर्भ में हम देखें तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो संविधान से पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। संविधान आपके लिए सोर्स का कार्य करता है और संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम सोर्स के रूप में ही पढ़ने का कार्य करेंगे। एक नागरिक के रूप में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक नागरिक के रूप में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, अपने देश की सरकार के बारे में, अपने देश की न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखें। और जो प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, वो सामान्य प्रश्न आरओ के एग्जाम में बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे जो आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामान्य जानकारी पर आधारित होगा, जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा और जिसका स्रोत भारत का क्या होगा, संविधान होगा, राइट। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में करेंगे, जहां हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि गैलेक्सी क्लासेस में आरओ का जब बैच स्टार्ट होगा तो आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको किस तरह के क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथियों, आप सोचिए, जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो दो प्रकार से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। एक भौतिक विकास जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, दूसरा स्पिरिचुअल, रिलीजियन डेवलपमेंट होता है। तो स्पिरिचुअल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट की बात हम करें तो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए सबसे नेसेसरी यदि कोई चीज है तो वह है फंडामेंटल राइट। यदि पूरा पॉलिटिकल साइंस आप उठाकर देखिए तो दो ही बात पूरे पॉलिटिकल साइंस में आपको दिखाई देगी कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और नागरिक को कितना अधिकार दिया जाए। और यह फंडामेंटल राइट की शुरुआत कोई नई शुरुआत नहीं है। 1215 में 12
1215 में ब्रिटेन का राजा था जॉन, और जॉन ने इंट्रोड्यूस किया मैग्ना कार्टा। क्या? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा ही आगे चलकर क्या बना? इसी को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ फंडामेंटल राइट। चूंकि ब्रिटेन में, यूके में यह बिल ऑफ राइट के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहां कोई डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ये पहला राइट जो फंडामेंटल राइट का सोर्स मिलता है मैग्ना कार्टा, इसमें ये पहला एक मतलब रिटन फाइल था जिसमें लोगों के राइट के बारे में डिस्कस किया गया था। किसके बारे में? राइट के बारे में। इसके बाद हम देखें तो दो देश आपको सोर्स के रूप में मिलते हैं, यूएसए और फ्रांस। तो यूएसए और फ्रांस में नेचुरल राइट्स को ही हम लोग क्या मानते थे? फंडामेंटल राइट्स मानते थे। लेकिन दुनिया का फर्स्ट कंट्री, द फर्स्ट नेशन ऑफ वर्ल्ड, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस ने फंडामेंटल राइट्स को जगह दिया। किसको जगह दिया? फंडामेंटल राइट्स को। और यहीं से फंडामेंटल राइट्स यूएसए आया, और यूएसए से फंडामेंटल राइट हम लोग कहां? इंडिया में लिए। तो भारत में फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बात हम जानेंगे। अब एक प्रश्न कई बार स्टूडेंट के माइंड में घूमता है कि भारत में मौलिक अधिकारों की बात कब की गई? और ये अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि 1931 में कराची मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस का, कराची मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, कराची मीटिंग ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो जब यहां पर कराची मीटिंग हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, पहली बार भारत में फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया गया। और उसका ड्राफ्ट बनाने का काम किसने किया था? तो उसका ड्राफ्ट बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राइट? तो एक तो सोर्स रहा, ये बातें हमने यहां पर डिस्कस की। दूसरी बातें ये है कि हमारे संविधान में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है, वह संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स था वो नंबर था 7। लेकिन एट प्रेजेंट हम बात करें तो प्रेजेंट में नंबर कितना है? 6। तो एक नंबर कम कैसे हो गया? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट्स में, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। राइट? तो यहां से इस आर्टिकल को क्या किया गया? रिप्लेस्ड कर दिया गया। क्या किया गया? हटा दिया गया। और इसको हम लोग आर्टिकल 300A में जोड़ दिए। और अब आर्टिकल 300A एक क्या है? लीगल राइट है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, तो आपका जवाब क्या होता है? विधिक अधिकार। तो मैं जो बात कह रहा था कि जो लड़ाई है वो इस बात की है कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और नागरिक को कितना अधिकार दिया जाए, और इसी में पूरा पॉलिटिकल साइंस समाहित है। संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का डिबेट इसी बात पर आधारित है। तो दुनिया के अंदर जब हम राइट की बात करेंगे तो कई प्रकार के राइट होते हैं। जैसे हम लोग नेचुरल राइट की भी बात करते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी एक प्रकार का राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एक प्रकार का राइट है ना। इसके अलावा लीगल राइट भी होता है।
इसके अलावा देखें तो ह्यूमन राइट भी एक प्रकार का राइट होता है। लेकिन बाकी राइट से ये राइट अलग क्यों है, ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होता है वो जुडिशिएबल होता है। क्या होता है, न्यायालय में प्रवर्तनीय होता है। क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय होता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं सामान्य परिस्थिति में। क्या, सामान्य परिस्थिति में। हाँ, एक बात है कि यदि देश के अंदर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तब उस दौरान फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उसमें भी 2 आर्टिकल छोड़कर, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, किसी से जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। क्या, जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो एक बात ये है। तो नंबर आप कितने हुए फंडामेंटल राइट्स, 6। कितने नंबर हुए, 6 नंबर फंडामेंटल राइट्स के हैं। मौलिक अधिकार एक तरह से देखें तो ये फंडामेंटल जो राइट है, जो हमने बातें कही कि पॉलिटी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और नागरिक को कितना अधिकार दिया जाए, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो नागरिकों को राइट अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध क्या करता है, अधिकार प्रदान करने का कार्य करता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का क्या है, प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट इज द मेन गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो एक भूमिका रहा, यहां तक हमने जो डिस्कस किया जनरली। तो अब भारत में देखेंगे कि जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, तो अब चूंकि 7 था, अब एक हटा दिया गया, 31 आर्टिकल को जो 300A में गया। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कितनी है, नंबर ऑफ 6 हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और एक बात और है कि फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं होता है, उसकी संख्या होती है, उसमें हम घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। यह अधिकार माननीय संसद को प्रदान किया गया है। राइट, अब देखिए, तो राइट टू इक्वलिटी, यह जो अधिकार है, यह समता का अधिकार है। क्या है, यह समता का अधिकार है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने दिखाया, उसमें 12 से लेकर हमने 35 तक आर्टिकल दिखाया, लेकिन जनरली जो हम पढ़ते हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक पढ़ते हैं, 32 तक पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि 12 और 13 ये 2 आर्टिकल को अलग से हम पढ़ते हैं, और ये जो है 33, 34 और 35, ये जो है ये आपके सेना से संबंधित है, तो इसको भी हम अलग से पढ़ते हैं। सामान्य रूप में हम आर्टिकल 14 से लेकर क्या करते हैं, 32 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफिनेशन देता है, और आर्टिकल 13 बताता है कि किस कंडीशन में कोई कानून जो है वाइड हो जाता है, शून्य घोषित हो जाता है। तो कोई कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो किस हद तक वो शून्य होगा, उसके बारे में यहाँ तक डिस्कस किया गया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो डिस्कस किया गया, वो समता के अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है। किसके अधिकार के बारे में, समता के अधिकार के बारे में। राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल क्या है, 32 है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर कहां तक, 22 तक आपको क्या किया गया है, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 25 से लेकर 28 तक आपको क्या दिया गया है, धार्मिक अधिकार दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं, और 29 और 30 जो आर्टिकल है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है। तो ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पर मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 यहां से 14, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, जाति
धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करना। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। जब हम पढ़ेंगे आपके रेगुलर क्लास में तो इस चीज को और ज्यादा हम डिटेल करेंगे, एक एक आर्टिकल्स को ब्रेक करने का भी काम करेंगे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को जो है प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को प्रोहिबिट की बात कर रहा है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, है ना। तो ये जो बात कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 हो जाता है, 21 हो जाता है, आर्टिकल 22 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 23, 24 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आर्टिकल 28 भी पूछ देता है। 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह माइनॉरिटी को सिर्फ प्राप्त है। भारत में किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को प्राप्त है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, तो दो बातें यहां पर की गई है। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने यूके से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है। किससे लिया है? यूएसए से लिया है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, रूल ऑफ लॉ आपने सुना होगा, रूल ऑफ लॉ विधि का अधिकार, है ना, कानून का अधिकार, कानून का जो है रूल ऑफ, कानून की जो है विधि का जो है शासन, हम इसको कह सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ विधि का जो शासन है ना, तो विधि का शासन डायसी के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार विधि ही सर्वोच्च है और विधि से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर क्या है? विधि है, राइट। आर्टिकल 15 की बात हम करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड की बात कर रहा है, जहां कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस आदि के आधार पर यदि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव होता है तो उसको निषेध करने की बात कर रहा है। और आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में आपको अवसर की समानता प्रदान कर रहा है। और वहीं आर्टिकल 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत करना, क्या करना? अस्पृश्यता का अंत करना, छुआछूत का अंत करना, राइट। आर्टिकल 18 क्या कर रहा है? टाइटल्स को खत्म करने की बात कर रहा है, एक्सक्लूडिंग एजुकेशनल एंड आर्म टाइटल्स, है ना, शैक्षिक और सैन्य जो टाइटल्स है उसको छोड़कर, राइट। तो ये बातें की गई हैं। हालांकि इसके अंदर अभी और भी डिटेल्स की चीजें हैं, लेकिन जब हम रेगुलर क्लास में आएंगे तो उसको ज्यादा हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। राइट टू व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक डिस्कस किया गया है। अब देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की। क्या? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या? तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आई है कि आर्टिकल 1A, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या की गई है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 20 है, जो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो 21 से बनता है। 21 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लाइफ की बात कर रहा है, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने के अधिकार में एक अधिकार बहुत जरूरी है जिसे हम राइट ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, जिसे हम लोग निजता का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू प्राइवेसी। इसी के अंतर्गत एक और आर्टिकल आता है 21A। आजकल यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको
राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, है ना, क्या कर रहा है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है। राइट, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। राइट, इसके अलावा आर्टिकल 22 से भी क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। आर्टिकल 20 ये बात कर रहा है कि भैया यदि आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो कारण जानने का भी अधिकार है, न्यायालय में आप क्या करते हैं, गवाह पेश करने का भी आपको अधिकार है। तो ये अधिकार जब हम डिटेल जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर। दूसरी बात कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो आर्टिकल जो है 23 और आर्टिकल 24, ये दो आर्टिकल यहां बहुत ही मस्ट है जिसे आपको जानना है। आर्टिकल 23 और 24 क्या कह रहा है, आर्टिकल 23 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव के बलात् श्रम और देह व्यापार से संरक्षण। तो बलात् श्रम का मतलब है कि किसी से भी बिना वेतन का आप काम नहीं करा सकते हैं, और वेश्यावृत्ति को प्रोहिबिट करने की बात आर्टिकल 23 कर रहा है। और आर्टिकल 24 कह रहा है कि बच्चों के कारखाने में नियोजन से प्रतिषेध। क्या, बच्चों को कारखाने में नियोजन से प्रतिषेध, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को तो शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन का राइट है। राइट, तो इसका मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप पब्लिक काम में या किसी भी प्रकार के काम में यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। हाँ, एक बात है कि यदि बच्चे का उम्र 14 से 18 साल है तो आप सिंपल काम करा सकते हैं, और मोर देन 18 है तो ही उसे आप हार्ड काम करा सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल अपने आप में भारतीयों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर रहा है। राइट, इसके अलावा देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह अधिकार हमारे संविधान में हमने बताया आपको कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आपको राइट दिए गए हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि भैया किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार प्रसार करने का क्या है, अधिकार है। आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों का आप आयोजन कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है, धार्मिक करों से आपको मुक्ति दे रहा हो। और आर्टिकल 28 क्या कह रहा है कि कुछ जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्य या उपासना आदि का क्या कर रहा है, आपको अधिकार प्रोवाइड किया जा रहा है। राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारत में सिर्फ माइनॉरिटी को प्राप्त है, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रदान किया गया है। और ये आर्टिकल दो प्रकार के, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, और आर्टिकल 30 कह रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना, प्रशासन और उसके संचालन का राइट इनको प्रोवाइड करने का काम ये आर्टिकल कर रहा है। अब देखिए, ये तो बातें हमने की। आर्टिकल 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और वो सुप्रीम कोर्ट को उसी आर्टिकल के तहत ये पावर मिलता है कि वो वेरियस फॉर्म ऑफ रीट जारी कर सकता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। उस संदर्भ में एक बात और बता दें आपको कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये क्लियर किया कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह भारतीय संविधान की आत्मा है। इतना बड़ा महत्व आर्टिकल 32 को देने का कार्य किया गया। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के यूपी RO के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको हम आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको लग रहा है लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा किसका उल्लंघन करती है।
क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और यदि आप इसका उत्तर बताएंगे तो बेहतर है। हालांकि मैं आपको इसका जवाब दे दे रहा हूं, पहले तो आप समझिए कि आईटी एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 66A। 66A कह रहा है कि आप कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं भी इस तरह का कोई भ्रामक संदेश देते हैं, है ना, झूठा संदेश देते हैं, अफवाह फैलाने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के सेंस में आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि आर्टिकल, ये जो सेक्शन 66A है वो एक तरह से आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19 व्यक्ति को विचारों को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। तो इसका संबंध किससे होगा? आर्टिकल 90 से। किससे होगा? आर्टिकल 19 से। दूसरी बात करें, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे है तो कहां से कहां तक? 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी। ये भी आपके एग्जाम में क्या है? पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ध्यान देना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में 10 मौलिक कर्तव्य क्या किए गए? जोड़े गए। बाद में संविधान में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। तो नंबर टोटल कितने हो गए? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, एवरी पेरेंट्स आर गार्जियन टू एंश्योर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देयर चाइल्ड आर वाट टू राइट टू एजुकेशन। यानी कि प्रत्येक अभिभावक और माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 17 आपको क्या कह रहा है? छुआछूत के अंत की बात कह रहा है ना? किसकी बात कर रहा है? छुआछूत की अंत की बात कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत की बात कर रहा है, राइट। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहां पर देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन इस आर्टिकल में होगा। यदि मान लीजिए 42वां नहीं है, कहीं 86वां दिया है, तो उसके तहत भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो भी आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? अमेंडमेंट है, जो मौलिक कर्तव्यों से, और इससे संबंधित एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, और जिसके अनुशंसा पर भारत के संविधान में भाग पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य क्या किए गए? जोड़े गए। क्या किए गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो फिर वही सारी बातें, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग जो है इसका सून जल्द ही हो रहा है। बैच हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। पीटी कम मेंस लेवल का ये बैच होगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, और आप जरूरी जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, यदि कोई रिक्वायरमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। आपकी महत्वाकांक्षाओं का सही पता, और इस पते पर संपर्क करिए। आपके सफल और सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं। आपका जीवन जो है मंगलकारी हो, और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी।